Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are discussing about chapter number 10. Chapter name is Analysis of Financial Statement. हिंदी में नाम हम कहेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण. गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसका मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा. एनालिसिस हम किसका करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझ में नहीं आएगा, आप कैसे विश्लेषण कर पाएंगे, कैसे उसको एनालाइज कर पाएंगे, कैसे रिजल्ट निकाल पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, राइट? तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है. Financial statements are those statements which provides information about the profitability and financial position of a business for a certain time period. ध्यान से देखिए गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसे विवरण है जो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? किसी भी बिजनेस के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, कम है या ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है. और क्या बताता है? उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है. ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है. ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें इसके मीनिंग को समझने की, वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा लाभदायकता की जानकारी प्रदान करना है. कहने का मतलब क्या है कि जो वित्तीय विवरण है, जिसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो क्या करता है? किसी भी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, किसी भी निश्चित अवधि के लिए क्या बताता है? उस संस्था की, उस बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको बताता है. और उस बिजनेस के बारे में क्या बताएगा कि उस बिजनेस की प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, उसकी लाभदायकता कितनी है. राइट गाइस, तो ये हमारा क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग. राइट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? आगे बताने से पहले मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी. मैंने आपको बताया था 11th क्लास के अंदर कि हमारा जो न्यू कंपनीज एक्ट है 2013, वो किसको रिप्लेस करके बनाया गया था? ओल्ड हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा था? 1956. उसको बदल के, उसको रिप्लेस करके, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके एक नया कंपनीज एक्ट लेके आए. कब लेके आए हैं? 2013 में. तो हमारा न्यू कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013. ठीक है, तो 2013 के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? गाइस देखिए, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में बनानी सीखी थी. मैंने फाइनल अकाउंट्स में आपको बनाना सिखाया था. राइट, कैसे हमने सीखा था कि बैलेंस शीट के अंदर आपकी 2 साइड्स होती हैं. राइट, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट है आपका लायबिलिटी साइड एंड सेकंड इज एसेट साइड. राइट गाइस, तो जो आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी 11th क्लास के अंदर, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग थी. वो पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी. ठीक है, तो नया जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013, उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनेगी उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, वो हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे. तो अभी के लिए आपको ओनली ये पता करना है, और आप जानते भी हैं कि बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड. एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड कौन से रूल को फॉलो करता है? रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है. मैंने आपको अकाउंट्स के 3 टाइप्स बताए थे गाइस 11th क्लास के अंदर. 3 टाइप्स थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. जो बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड था? रियल अकाउंट के ऊपर बेस्ड था. रियल अकाउंट का आपका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको आप डेबिट कर दीजिए, राइट, और जो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए. इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी एसेट साइड है, एसेट आपकी क्या होती है? संपत्ति होती है बिजनेस की, जो कि आपके बिजनेस के अंदर रहती है. राइट, एसेट्स भी आपके 2 टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स.
राइट गाइस। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में रीसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी जाती हैं, और फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं जो रीसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदी जाती, हमेशा बिजनेस के अंदर रिटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो खरीदी जाती हैं, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वो आपका क्या है, एसेट्स है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद है लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी जो है वो किसके रूल को फॉलो करता है, रियल को ही फॉलो करेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब दायित्व जो आपके बिजनेस को पे करना है, आउटसाइडर्स को पे करना है, ठीक है। आउटसाइडर्स को कैसे पे करेंगे, जो भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लाइक उसमें कोई लायबिलिटी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, अगर बिजनेस ने लंबे समय के लिए कहीं से लोन लिया है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, वो चुकानी तो पड़ेगी। ऐसे ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, अगर बिजनेस ने शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 1 ईयर के लिए अगर लोन लिया है, वो शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है, तो वो चुकाना पड़ेगा, बिजनेस का दायित्व है, लायबिलिटी है। इसलिए लायबिलिटी का जो रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपकी बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। हिंदी में आप इसको कहेंगे स्थिति विवरण। सेकंड है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना सीखा था फाइनल अकाउंट के अंदर, राइट। फाइनल अकाउंट के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हम उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ हानि खाता। और स्टेटमेंट, बस इसका कंपनीज एक्ट 2013 ने इस अकाउंट का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या बदल दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहेंगे लाभ हानि खाता विवरण। इसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट और हिंदी में इसको कहेंगे आय विवरण। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या है, बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, राइट, जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और जो आपकी बिजनेस की इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी आपकी इनकम है बिजनेस की, जो फायदे हैं आप उनको क्रेडिट कर दीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और थर्ड नंबर किसका आता है इंक्लूड होने का, क्या क्या इंक्लूड होगा थर्ड नंबर पे, नोट्स टू अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। हिंदी में हम इसको कहेंगे लेखा टिप्पणियां व व्याख्यात्मक टिप्पणियां। इसका मतलब क्या है, नोट्स टू अकाउंट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब ये है कि वर्किंग नोट्स, जो भी आप अकाउंट्स के रिगार्डिंग वर्किंग नोट्स बनाते हो, वर्किंग नोट्स का यहाँ पे नाम क्या दे दिया, नोट्स टू अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब क्या है, आपने उस कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया है कि इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जो अमाउंट है वो कैसे आई है। नोट्स टू अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही क्लियर है, रोकड़ प्रवाह विवरण। इसका मतलब ये है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ये बिजनेस के बारे में ये दिखाया जाता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है और कितना कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। गाइस, किसी भी बिजनेस की वर्किंग कंडीशन के लिए कैश जो है वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक ऐसा प्रोमिनेंट फैक्टर है, एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना बिजनेस वर्क नहीं कर सकता, राइट। अब ध्यान से देखिए, क्या कभी ऐसा होता है कि बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस उधार पे ही चलती हैं, मतलब कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, हमेशा उधारी पे ही ट्रांजैक्शन चलेंगी। मतलब मान लिया
अगर आपका जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अगर आपको जीन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, राइट, तो उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए हमेशा आप उधार पे ही उस रॉ मटेरियल को खरीदोगे। ऐसा हो सकता है कभी ना कभी आपको कैश की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको पेमेंट करनी पड़ेगी? जिस सेलर से या जिस क्रेडिटर से आपने उधार पे माल खरीदा है, कभी ना कभी आप उससे कैश में भी परचेज करेंगे। तो कैश एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस की वर्किंग कंडीशन के लिए, जिसके बिना कोई भी बिजनेस वर्क नहीं कर सकता, कोई भी व्यवसाय आगे नहीं चल सकता। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आया है और बिजनेस से बाहर कितना कैश गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे लास्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, राइट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को हिंदी में हम कहेंगे समता में परिवर्तनों का विवरण। गाइस, मैंने शेयर्स के बारे में आपको बताया था, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ जो मैंने 11th क्लास में आपको डिस्कस किया था इसके बारे में, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। शेयर्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, राइट। एक होता है शेयर, एक होता है डिवेंचर। शेयर्स के थ्रू कंपनी जो है इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा लगवाती है। मान लिया अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और डिवेंचर्स का मतलब कि क्या है कि जब भी कंपनी को लंबे समय के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो कंपनी लंबे समय के लिए जो लोन है वो किसके थ्रू लेती है? डिवेंचर्स के थ्रू। तो शेयर्स और डिवेंचर्स में ये फर्क है, राइट। तो जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। 5th चैप्टर जो है आपका 12th क्लास के अंदर कंपनीज के रिगार्डिंग है, उसमें आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगी कि शेयर्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, बस अभी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इक्विटी होती है, ठीक है, वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी के असली हकदार माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं। ठीक है, तो इक्विटी के अंदर कितना चेंज आया है, मतलब चेंज का मतलब कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उसके स्टेटमेंट देना, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे आफ्टर 12th जो भी आप कोर्स करेंगे आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं अकाउंट्स के वो भी आपने बनाए हैं, उसको हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, लेखा टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियां, राइट। तो ये थी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरणों के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, राइट। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग है गाइस। ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी चैप्टर नंबर 6 को समझने में। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान मत भटकाइएगा अपना। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ईयर एंड में बनाई जाती है। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट कब बनाते हैं? हम 31 मार्च को ही बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम 31 मार्च को बनाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, जो हमारे बिजनेस के बारे में प्रॉफिटेबिलिटी शो करती हैं और फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो होपफुली गाइज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अंदर बैलेंस शीट भी आ गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आ गया, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंसेप्ट को माइंड में रखें। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मीन्स जो बैलेंस शीट है, वो कब बनाई जाती है? लेखांकन प्रक्रिया के अंत में बनाई जाती है, ठीक है, जब भी आपका ईयर एंड हो जाता है, ठीक है, मीन्स 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो आपके जो अकाउंट्स बनेंगे वो ईयर एंड पे बनेंगे। ईयर एंड पे हम अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों बनाएंगे? क्योंकि साल के अंत में ही तो ये पता चलता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हमारी टोटल हो चुकी हैं, कितने लेन देन हुए हैं, उनको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कैसे हेल्प करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस। जो कि बिजनेस के हमारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है या ऑनर्स डिसीजन लेते हैं, वो किस बेसिस पे लेते हैं? कंपनी के अकाउंट्स को देख के, फाइनल अकाउंट्स को देख के। फाइनल अकाउंट्स ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, मींस लॉसेस ज्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो कंपनी ये कोशिश करेगी कि अगले सालों में वो क्या करे, नेक्स्ट ईयर में वो क्या करे कि पिछले साल जो उसको लॉस हुआ है या कम प्रॉफिट हुआ है, उसको जो है प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे बदले, बिजनेस को और ग्रो अप कैसे करे, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इंप्रूव करे, ठीक है। तो वित्तीय विवरण जो है वो व्यवसाय के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सहायक हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो हेल्पफुल for shareholders and external parties which are directly and indirectly related to business. Guys, मैंने पिछले चैप्टर में जो इथिक्स इन अकाउंटेंसी आपको पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। शेयर होल्डर्स, जो कि बिजनेस के रियल ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। एक्सटर्नल पार्टी कौन कौन होगी? जैसे क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है, डिवेंचर होल्डर है, मतलब डिवेंचर्स हैं, लंबे समय के लिए अगर आपको लोन की आवश्यकता होती है तो आप डिवेंचर्स के थ्रू पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इन दोनों पार्टीज के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। कैसे? अगर मान लिया मुझे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे ले पाऊंगी? पहले मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगी, उस कंपनी की फाइनल अकाउंट्स को देखूंगी कि बैलेंस शीट कैसे है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बता रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही तो मैं डिसीजन ले पाऊंगी ना कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर एक्सटर्नल पार्टी की हम बात करें तो कैसे हेल्पफुल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्सटर्नल पार्टी है जैसे डिवेंचर्स है, ठीक है, अगर आपको लंबे समय के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो आप डिवेंचर्स के थ्रू पैसा उधार में लेते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर्स होल्डर कौन होते हैं? जो डिवेंचर्स के थ्रू आपको पैसा उधार देते हैं, आपकी कंपनी को पैसा उधार देते हैं। तो कोई भी आपको लंबे समय के लिए उधार कब दे पाएगा? जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, ठीक है। जब तक किसी पार्टी को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कंफर्म नहीं होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी पर्सन आपको लोन के रिगार्डिंग डिसीजन नहीं ले पाएगा। मतलब आपको लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो किसी भी पार्टी से अगर आपको लोन चाहिए तो सबसे पहले वो पार्टी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, ठीक है। उसके थ्रू ही वो उसके थ्रू ही वो ये डिसीजन ले पाएगी कि वो आपकी कंपनी को लंबे समय के लिए उधार देगी या नहीं उधार देगी। हिंदी में अगर हम बात करें, वित्तीय विवरण स्वामियों एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, ठीक है।